जय वीर बालाजी दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज़ाद की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। यहाँ पर मैं नई-नई डरावनी कहानियाँ लेकर आता रहता हूँ। भूत-प्रेत से संबंधित कहानियाँ लेकर आता रहता हूँ। अगर आपको भी ऐसी कहानी सुनना पसंद है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए सुनते हैं आज की खौफनाक कहानी, जिसका नाम है ताबूत का कैदी। डेनिस अपने प्रिय परिवार वालों के बीच आराम कर रहा था, लेकिन उसे उनकी मौजूदगी की कोई खबर नहीं थी, क्योंकि वाल्ट के अंदर गहरा अंधेरा था और ताबूत में उससे भी ज़्यादा गहरा। वो जिंदा था, लेकिन उसके रिश्तेदार मर चुके थे। अलबत्ता वो उसी जगह थे जहाँ डेनिस था। पर यह भयानक बात थी, मगर उसकी भयानकता का उसे पता नहीं था। न उसे इसका सही अंदाज़ा था कि वो अभी तक पूरी तरह होश में आया है या नहीं। इस अर्धमूर्छा की स्थिति में उसकी आंखों में अगर कोई सपना था, तो वो सपना सिर्फ खाने का था, जो उसने ओल्ड लॉज में मज़े लेकर खाया था। या फिर उसके ज़हन में वो सैर थी जो उसने खाने के बाद ऑफ़र हिल नामक पहाड़ियों में की थी। फिर जैसे उसकी ज़िंदगी के पल छिन पूरे हो गए थे और अब वो सीलन भरे अंधेरे वाल्ट के अंदर बदबू के भभूकों से दो चार था। पर बदबू दरअसल उसकी दादी की लाश से फूट रही थी, जिसे उसने पिछले हफ्ते दफनाया था। देखने में डेनिस की मौत सोते हुए ही हो गई थी। उसके चेहरे पर कोई ऐसी निशानी नहीं थी जिससे महसूस होता कि उसने कितनी विलासिता भरी जिंदगी गुजारी है। उसका चेहरा एक शुद्ध और पवित्र आदमी का चेहरा लगता था, जो अक्सर देखने वालों को धोखा देने में कामयाब रहता था। यह बात दूसरों के लिए चाहे जैसी भी रही हो, उसकी मौसी उसे खूब पसंद करती थी। यही महिला परिवार का अवशेष रह गई थी। डेनिस के साथ जो कुछ हुआ था, वो कोई खुशी की बात नहीं थी, क्योंकि उसकी माँ और उसके बाप की मौत भी इसी तरह हुई थी, यानी खाने के बाद, बस अचानक ही। उस बेचारे की मौत पर तो सिवाय उस आदमी के जिसने उसे वॉल्ट, जहाँ लॉकरों की तरह कई कई ताबूत रखे रहते हैं, उसे दफनाया था, कोई रोया भी नहीं था। उसकी मौत पर सिवाय उसकी मौसी के किसी को कोई तकलीफ भी नहीं हुई थी। मौसी मौसी बेचारी जरूर परेशान हुई थी। जहाँ तक दादी, मौसी और पोते का मामला था, सब के सब काफ़ी दिनों तक जिंदा रहे थे। मौसी ने शादी भी नहीं की थी। जब दादी और पोते को कब्र में उतारा गया था, तो उस महिला को एक तरह की खुशी ही हुई थी। अलबत्ता जब डेनिस को कब्र में उतारा जा रहा था, तो उस बेचारी को कतई मालूम नहीं था कि वो अपने ताबूत में गुपचुप सांस ले रहा है। वो तो पिछले 4 दिनों से बेहोशी की हालत में था। ऐसे में कोई सवाल ही नहीं था कि कोई इस तरफ आता और सोचता कि वो जिंदा है। डेनिस के साथ समस्या यही थी कि उसका व्यवहार कभी भी अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा नहीं रहा था। अगर यह व्यवहार अच्छा होता, बहरहाल उसके साथ जो कुछ हुआ था, वो उसका पात्र था। चौथे रोज सुबह को, यानी वाल्ट में पहुंचाए जाने के दूसरे दिन, वाल्ट में पहुंचाए जाने के बाद डेनिस ने आंखें खोल दी थी और खुद को सफ़ेद कपड़ों की दुनिया में पाया था। वो उस वक्त दीवार में बने कब्रिस्तान में था, जो ऑफर हिल चर्च के नीचे तहखाने में बना हुआ था। यह एक बेहद तंग सी दुनिया थी, बेहद बेआराम
क्योंकि उसके हाथ सीने में फंसे हुए थे और उन्हें टाँके लगाकर सी दिया गया था। कुछ घंटों बाद उसमें इतनी जान आई कि वो कोई हरकत कर सके। फिर भी वो बुरी तरह फंसा हुआ था। वो अपनी गलती की वजह से फंसा था। दरअसल यह ताबूत उसकी मौसी का था जो बदकिस्मती से जिंदा थी, जबकि वो उससे पहले ही गुजर गया था। मौसी ने बड़े खुले दिल से अपना ताबूत उसे बख्श दिया था, क्योंकि मौसी को फ़िलहाल उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। बात यह थी कि एक दिन गुस्से में आकर उसने 2 ताबूत बनवा लिए थे, एक दादी के लिए और दूसरा मौसी के लिए। ये दोनों ताबूत देखकर दोनों महिलाएं सख्त नाराज़ हुई थीं। उन्हें लगा था कि यह हरकत डेनिस ने उन्हें यह एहसास दिलाने के लिए की है कि अब उनके ज़िंदा रहने की ज़रूरत नहीं है। फिर वाक़ई उसे दादी से छुटकारा मिल गया था। अलबत्ता मौसी ज़रूर बाकी रह गई थी और अब शायद उसकी मौसी खुशी भी हुई कि उसे अपने बदमाश भांजे से छुटकारा मिल गया है। शायद इसीलिए डेनिस को मौसी ने बड़ी उतावली से ताबूत में बंद करवा दिया था। ताबूत कुछ छोटा था, इसलिए डेनिस की टांगें थोड़ी मोड़कर उसे उसमें लिटाया गया था, ताकि जब लाश पकड़ने लगे तो उसमें कोई गड़बड़ ना हो। ताबूत की ताबूत की लंबाई कम होने की वजह से ही डेनिस को अब तकलीफ हो रही थी। कुछ उसका ढक्कन भी ठीक तरह से बंद नहीं था और बाहर की मुर्दा हवा थोड़ी बहुत अंदर भी पहुंच रही थी। ताबूत के अंदर आती उस हवा में उसकी दादी की सड़ी हुई लाश की बदबू भी घुली हुई थी। एक तो यह कि बदबू अंदर आ रही थी, दूसरी वो ठीक तरह से हिल-डुल भी नहीं पा रहा था। वो बेहद तकलीफ में था। डेनिस ने ताबूत के ढक्कन को ऊपर धकेलने की कोशिश की, कई बार कोशिश की, क्योंकि उसमें ज़्यादा ताकत नहीं थी। तंग आकर उसने उस पर जोर से मुक्के मारे, जोर-जोर से चीखा, लेकिन वहाँ उसकी आवाज़ सुनने के लिए सिर्फ उसकी दादी की लाश थी और लाशें कभी नहीं सुना करतीं। डेनिस की कोशिश नाकाम ही रही। फिर उस पर खौफ छा गया। धीरे-धीरे वो खौफ मायूसी में बदलने लगा। वो एक बार फिर मूर्छा में आने लगा। जब वो दोबारा चौंका, तब भी स्थिति ज्यों की त्यों थी। कफन का कपड़ा अभी तक उसके मुंह पर था। उसके खुरदरे गालों को छूता हुआ उसे मालूम था कि उसने जितनी भी ताकत बची हुई है, वो भी धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी। फिर खौफ के झोंकों के साथ-साथ एक कष्टकारक भूख भी उसके अंदर रह रहकर चमक रही थी। प्यास का एहसास भी कुछ कम नहीं था। उसे किसी न किसी तरह अपनी मौसी के इस ताबूत से बाहर निकलना ही था। डेनिस के पास अभी कुछ तरीके बाकी थे, क्योंकि अपनी मौसी के लिए बनवाए गए इस ताबूत की छुपी हुई कमजोरियों से अच्छी तरह वाकिफ था। पहली बात यह थी कि देखने में यह ताबूत एक बेहतरीन लकड़ी का था, लेकिन भीतरी मामला कुछ दूसरा ही था। ताबूत बनवाने का काम कोई अच्छा काम नहीं था, फिर भी उससे डेनिस की फितरत जरूर पता चलती थी। उसने ताबूत पर बढ़िया किस्म की वार्निश करवाई थी, ताकि लकड़ी के दोष छुप जाएं। दूसरे शब्दों में, कीमती और दिखाई देने वाला यह ताबूत एक मामूली सा ताबूत था, बस। डेनिस ने नए सिरों से हालात का जायजा लिया। उसे वाल्ट के बारे में भी अच्छी जानकारी थी। रैकों की कतार में ताबूत रखे गए थे। हर खाने में
तीन-तीन ताबूतों की जगह थी। उसे पता था कि उसका अपना ताबूत किस जगह रखा गया था। उसे मालूम था कि उसका ताबूत उसके चाचा मारियल के ताबूत के ऊपर रखा गया होगा। उसके चाचा को मरे 18 बरस हो चुके थे। उसे मालूम था कि वो ताबूत गल चुका है। अगर वो किसी तरह अपने ताबूत को जोर लगाकर उस ताबूत पर गिराए तो वह वाल्ट के फर्श पर पहुंच सकता है। इस तरह उसे यह भी अपेक्षा थी कि शायद फर्श पर गिरने से उसका ताबूत खुल जाए। यह काम कुछ आसान नहीं था, फिर भी उसका अपना ताबूत चूंकि कमज़ोर लकड़ी का था, इसलिए वो बिल्कुल निराश भी नहीं था। उसने अपने शरीर को उभार कर झटका दिया और यह किस्मत की ही बात थी कि वो कामयाब भी हो गया। उसका ताबूत उसके चाचा के ताबूत से टकराया और वो नीचे वाला ताबूत फुसफुसाकर बैठ गया। उसका अपना ताबूत इस प्रक्रिया में कुछ टेढ़ा हो गया। डेनिस ने कोशिशें तेज कर दी। वो बार बार अपने ताबूत के अंदर उछलने लगा। फिर झटकों ने अपना काम दिखाया और डेनिस का ताबूत फिसलने लगा। फिर अचानक उसका ताबूत उछलकर फर्श पर जा गिरा। झटका ऐसा था कि वो फिर से बेहोश हो गया। जब डेनिस को दोबारा होश आया तो उसने अपने सीने पर धूल से सटी किसी चीज को महसूस किया। वो चीज गले सड़े कफन के कपड़े के टुकड़े में लिपटी हुई थी, कोई मम्मी जैसी चीज। एक हड्डियों जैसा चेहरा, उसके अंदर से दांत दिखाई दे रहे थे, उसके गाल के पास रखा हुआ था। आंखों की जगह अंधेरे सुराख थे। तब डेनिस को एहसास हुआ कि गिरने के बाद उसके चाचा की लाश भी उसके ऊपर आ गिरी है। कोई बात नहीं, वो अब बाहर आ चुका था। वाल्ट के दरवाजे की झिर्रियों से रोशनी अंदर आ रही थी। उस रोशनी में वो इर्द गिर्द रखे ताबूतों को देख सकता था। ताबूतों की गली सड़ी लकड़ियों के बीच बन चुके बड़े बड़े झरोखों में से उसे पुरानी लाशों की हड्डियां भी नजर आ रही थी। उसने अपने चाचा के कंकाल को एक तरफ लुढ़का दिया, अपनी आंखों और चेहरे को लाश के बुरादे से साफ किया, फिर गहरी सांस लेकर सीधा खड़ा हो गया। अब सिर्फ एक ही समस्या थी, किसी तरह उसे वाल्ट से बाहर निकलना था, बस। डेनिस अब संतुष्ट था। उसकी वजह भी थी। उसके खानदान में ऐसी घटनाओं की बहुत सी मिसालें थीं कि लोगों ने खाना खाया था, सोने के लिए लेटे थे और मर गए थे। उसके उन्हीं पूर्वजों में से एक को यह वहम हुआ था कि कहीं उसे जिंदा ही न दफना दिया जाए, और उसने सावधानी के तौर पर वाल्ट में एक जंजीर लगवा दी थी, ताकि बदकिस्मती से अगर कोई आदमी जिंदा ही दफन हो जाए तो वह वाल्ट के अंदर से जंजीर खींचकर मदद मांग सके। उस बुजुर्ग के काम तो वह डोरी आई न थी, लेकिन वो जंजीर यकीनन डेनिस के काम आने वाली थी। उसके दिल से अपने बुजुर्गों के लिए अनायास प्रशंसा निकल गई। कभी कभी मूर्खतापूर्ण विचार भी बड़े काम के निकलते हैं। डेनिस ने अपने पीछे जो मौसम छोड़ा था वो ठंडा था और तीसरे पहर का वक्त था, और उस दिन हवा भी तेज चल रही थी, साथ ही बारिश भी हो रही थी। 5 बजे के करीब तेज आंधी चली थी, जिससे समुद्र में तूफान आ गया था, जो चर्च से ज़्यादा दूर नहीं था। वाल्ट के अंदर मौजूद डेनिस को इन बातों की कोई खबर नहीं थी। डेनिस बदहवासी में वाल्ट के अंदर इधर उधर ताबूतों से उलझ रहा था। इस वक्त डेनिस को सख्त प्यास भी लग रही थी, मगर वहाँ उस तहखाने में पानी कहाँ था, सिवाय दीवारों के, जो कुछ गीली गीली सी थीं। डेनिस ने कफन हटाकर
अपना मुंह दीवार से जोड़ दिया ताकि उसे अपना गला तर कर सके। उसकी प्यास तो थम गई थी, लेकिन भूख कुछ और चमक गई थी। उसके बाद उसने फिर से जंजीर की तलाश शुरू कर दी। वो इधर-उधर हाथ मारता रहा। आखिरकार जंजीर उसे मिल गई। अब तक उसकी शक्ति लगभग खत्म हो चुकी थी। उसने जंजीर को खींचा और जोर-जोर से उसे हिलाना शुरू कर दिया। ऊपर बिजली की कड़क और बादलों की गरज के दरमियान चर्च में घंटी हल्की आवाज में बजने लगी, मगर बारिश की छमाछम में आवाज बहुत ही हल्की थी। घंटी की हल्की आवाज सुनसान कब्रिस्तान में गूंजती रही और लोग अपने-अपने बिस्तरों में दुबक गए। किसी को घंटी बजने का पता न था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वाल्ट में डेनिस जंजीर खींचता अपने भांजे के कंकाल पर बैठा हुआ है। यह बहुत देर की बात है, बहुत बाद की बात है। डेनिस को महसूस हुआ कि उसके मुर्दा भांजे की हड्डियां उसके बोझ से चकनाचूर हो चुकी हैं। उसे बाहर से कोई भी उत्साहवर्धक आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। उसके चारों तरफ लाशें थीं, कंकाल थे और हड्डियां थीं। उसने सोचा, यह घंटी भी बेकार ही है। अब मुझे कोई और तरीका सोचना होगा। वाल्ट का लोहे का दरवाज़ा नहीं खोला जा सकता था। कोई और रास्ता भी नहीं था। हाँ, अगर वो किसी तरह तहखाने की किसी दीवार से ईंटें उखाड़ लेता तो, मगर उसके पास कोई औजार भी तो नहीं था। तीसरा ताबूत जो उसने खोला, उसमें उसे एक काम की चीज मिल मिल गई। यह एक मजबूत हड्डी थी, लाश की जांघ की हड्डी। वो अभी काफी सख्त थी। डेनिस ने अपने मुर्दा रिश्तेदार के कंकाल से वो हड्डी खींच ली। फिर उसकी मदद से उसने दीवार के प्लास्टर पर चोटें लगानी शुरू कर दी, मगर बेकार। दीवार पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसकी इस मेहनत ने उसे लगभग अधमरा कर दिया था। वो बेहद भूखा था और उम्मीद का चिराग भी बुझता नजर आ रहा था। उसने अपने कफन के भीगे हुए हिस्से को चबाने की कोशिश की, मगर वो एक बेकार काम था। उसे जिंदा रहने के लिए खुराक की सख्त जरूरत थी। इस वक्त उसे भूख के सिवा किसी चीज का होश नहीं था। और तब अचानक उसे अपनी दादी का ख्याल आया। जब बाहर घंटी फिर बजनी शुरू हुई तो आंधी रुक चुकी थी। इस बार उसकी आवाज कई आदमियों ने सुनी। उन्हें घंटी का बजना बेशक अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो आवाज रात के 2 बजे वातावरण में उभर रही थी। तहखाने में डेनिस को कतई पता नहीं था कि इस वक्त कितने बजे होंगे। घंटी काफी तेज आवाज में बज रही थी। डेनिस उसे उसे बजाने में अपनी बची खुची ताकत लगा रहा था। चर्च वार्डन, पादरी और कांस्टेबल एक के बाद एक पहाड़ी पर चलते हुए कब्रिस्तान की तरफ चल दिए थे। उन्होंने वहां चर्च में लगी घंटी की तरफ देखा। घंटी लगातार बज रही थी। अभी तक वो यही समझ रहे थे कि घंटी तेज आंधी की वजह से बज रही है। लगता है तहखाने में जाने वाली हवा जंजीर को हिला रही है, कांस्टेबल बोला। मगर उसकी यह बात दूसरों की समझ में न आ सकी। दूसरों का विचार था कि अंदर जाकर देखना चाहिए। वैसे अंदर जाने को कोई भी खुशी से तैयार न था। रात का वक्त था और वैसे भी यह कब्रिस्तान था। अंदर भूत प्रेतों से भी वास्ता पड़ सकता था। पादरी बहरहाल डरा हुआ नहीं था। वो एक यथार्थवादी और धार्मिक आदमी था। फिर भी वह उसके हक में नहीं था कि अंदर जाकर तहखाने को खंगाले। उसके विपरीत
कांस्टेबल फर्ज से बंधा हुआ था। उसने आग्रह किया कि तहखाने को देखना जरूरी है, बल्कि डेनिस की मौसी को भी बुला लिया जाए, क्योंकि कब्रिस्तान का तहखाना बहरहाल उसके खानदान की जायदाद था। बुढ़िया इस बुलावे से खुश नहीं थी, फिर भी लोगों के अनुरोध पर उसे उठना ही पड़ा। फिर सब ने टॉर्च संभाली और इस मुसीबत की वजह जानने के लिए चल पड़े। यह एक बड़ी गंभीर सी भीड़ थी। सबके सब मजबूत शीशम के दरवाजे से गुजरकर मकबरे में दाखिल हुए। यह जगह वैसे भी अप्रिय थी और यहाँ कम ही आना पड़ता था। कुछ दूर चलने के बाद जो कुछ हुआ वो डेनिस के सिवाय सबके लिए एक अप्रिय अनुभव ही था। जैसे ही उन्होंने दरवाजे का ताला खोला और सौकल हटाई, दरवाजे बड़े जोरों के साथ खुल गए। फिर उन्होंने डेनिस की तरफ देखा, जो लड़खड़ाता हुआ उन्हीं की तरफ आ रहा था। वो बड़ा अजीब सा दिखाई दे रहा था, कफन में लिपटा हुआ। उसके नाखून टूटे हुए थे, क्योंकि उसने ईंटों पर जोर आजमाई की थी। फिर उसकी जुबान, खास तौर से जब उसने अपनी मौसी को संबोधित किया, बहुत ही भयानक हो रहा था। वो लोग बेहद अफरा तफरी में उसे लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़े। फिर उसे एक लाल गद्दे पर लिटा दिया गया। उस दौरान चर्च वार्डन डॉक्टर को बुलाने निकल गया। फिर सबसे पहले उसकी मौसी की निगाह उस हड्डी पर पड़ी थी जो अब तक डेनिस के हाथ में दबी हुई थी, जिसके साथ मांस की एक मोटी तह लिपटी हुई थी। उसकी गंदगी से कफन का ऊपरी हिस्सा लिथड़ा हुआ था। फिर सब ने यह तय किया कि इस खौफनाक हरकत को बिल्कुल राज में रखा जाए। डेनिस, जो अपनी दादी से नफरत करता था, अब उसका आभारी था, क्योंकि वो अगर अंदर न होती तो वो जिंदा होकर फिर मर गया होता। अब अपनी दादी के खिलाफ एक शब्द भी सुनना उसे पसंद नहीं था, क्योंकि कुछ भी हो, अब तक उसके खानदान में यही होता आया था कि लोग दावत खाकर मरते थे, एक बढ़िया दावत खाकर। मगर इस बार की दावत कुछ और ही थी, जिसने उसे मौत के मुंह से निकालकर नई जिंदगी दे दी थी। उसकी दादी का मांस जो सड़ रहा था। तो दोस्तों, कहानी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय वीर बालाजी।